नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत के साथ हम हर सुबह लेकर आते हैं अवसर अपार और कोशिश करते हैं नया सवेरा के इस मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक्ड शो में कि हर तरह से हर क्षेत्र से तमाम खबरें आपसे करवाएं रूबरू। मैं हूं आंचल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल। सुप्रभात। सुप्रभात आंचल। और आज नया सवेरा में आपको अलग अलग जो खबरें हैं उनसे तो रूबरू कराएंगे, साथ ही अलग अलग सेगमेंट्स हमारे जहां हम बात करेंगे नए भारत की भी बात होगी, प्रेस रिपोर्ट की, आत्मनिर्भर भारत कैसे हो रहा है और आर्थिक विकास की झलक कैसे मिल रही है, खेल जगत में क्या हुआ हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। साथ ही बात करेंगे टेक टॉक के साथ साथ कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों के साथ नया सवेरा में। आज राज्यसभा में होगी वंदे मातरम पर विशेष चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। विपक्षी सांसद भी होंगे चर्चा में शामिल। लोकसभा में आज से चुनाव सुधार पर चर्चा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत कई सदस्य लेंगे हिस्सा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल सदन में देंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सहित अन्य घटक दलों के सांसद होंगे शामिल। प्रधानमंत्री सांसदों को करेंगे संबोधित। इंडिगो संकट पर सख्त हुई सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, गलती साबित होने पर हवाई मार्गों में होगी कटौती। इंडिगो को रूट कॉज एनालिसिस के लिए चाहिए 15 दिन का समय। और खेल की खबरों में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या करेंगे वापसी। वनडे के बाद टी20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया। तो यहाँ हमने हेडलाइन तो बता दी, लेकिन अब जो खबरें उनको थोड़ा विस्तार से भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के दोनों सदन में आज किसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। और उससे पहले आज संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है। बिल्कुल, और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री एनडीए घटक दलों के जो तमाम सांसद हैं उनको संबोधित करेंगे। इस तरह की बैठकों पर प्रधानमंत्री हमेशा अपने सांसदों को मुकुल कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं। उनका फोकस होता है कि सांसद ज्यादा से ज्यादा अपना जो समय है वो संसदीय क्षेत्र में बिताएं, वहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाए, क्योंकि इसीलिए उनको चुना जाता है। बिल्कुल, और आज भी पीएम कुछ तरह की नसीहत या सीख सांसदों को दे सकते हैं। बिल्कुल, तो एनडीए संसदीय दल की आज बैठक है। प्रधानमंत्री कई ऐसी टिप्स है, कई ऐसे मंत्र हैं जो सांसदों के साथ साझा करेंगे और अपने अनुभवों को भी बांटेंगे। और साथ ही आज संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज राज्यसभा में भी चर्चा होगी। और इससे पहले कल हमने देखा कि लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर ऐतिहासिक महत्व जो है उसे लेकर एक लंबी और गंभीर चर्चा हुई। ये चर्चा करीब 12 घंटे 45 मिनट तक देर रात 11:42 तक जारी रही। और इस दौरान विपक्ष और पक्ष के कुल जो 66 सांसद हैं उन्होंने अपने विचार साझा किए। चर्चा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तीखी बहस देखने को मिली। उच्च सदन में आज चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्यसभा के विधायी कार्यों की अगर बात की जाए तो आज विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न भी पूछेंगे। तो आज का दिन बेहद अहम होने वाला है लोकसभा और राज्यसभा के लिहाज से। शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। और वहीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो कल वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एनडीए और विपक्ष के कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। फिर आखिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जवाब दिया और कहा कि हम लोग वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और जन गण मन के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं लोग। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है। वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं। और आखिर वंदे मातरम को लेकर पंडित नेहरू पर क्या आरोप लग रहे हैं, समझते हैं इस मामले को। तो वंदे मातरम से मां दुर्गा के कुछ श्लोक हटाने का आरोप कांग्रेस पार्टी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगता रहा है, इसकी चर्चा कल सदन में भी हुई। और जब ये गीत स्वतंत्रता की पहचान बन रहा था, 1908 में मुस्लिम लीग ने इसके विरोध की शुरुआत की थी। मुकुल, बिल्कुल, और गीत में देवी देवताओं का उल्लेख था। इस गीत को मुस्लिम लीग ने इस्लाम विरोधी बताया था और आरोप है कि नेहरू ने इसके बाद गीत के कुछ जो छंद थे उनको छोड़ दिया, यानी नेहरू पर सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के आरोप लगे। और सरकार साफ तौर पर मान रही है कि ये सभी बिंदु आज की पीढ़ी के सामने आने चाहिए, क्योंकि ये आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक हैं। उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस गीत को खाली गीत नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस राष्ट्रभक्ति को समझना आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, और लेकिन वंदे मातरम पर जो विशेष चर्चा हो रही है उसको भी आइए समझते हैं हम, किस तरीके से जो उसका महत्व अभी तक रहा है, एक ऐतिहासिक सफ़र रहा है, कैसा वो सफ़र है वो भी आपको हम यहाँ बता देते हैं। दरअसल वंदे मातरम रचना के 150 साल पूरे हो चुके हैं और इस ऐतिहासिक अवसर को संसद में औपचारिक रूप से सहेजना इसका एक उद्देश्य भी है। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय महत्व देने की जो मंशा है उसमें स्वाधीनता संग्राम के योगदान, उसकी ऐतिहासिकता, उसके सांस्कृतिक महत्व को सामने लाना इसका बहुत बड़ा मकसद है। साथ ही साथ गीत की समसामयिक प्रासंगिकता, यानी कि आज के टाइम में वो कितना रेलेवेंट है उसे बताना जरूरी है। और समाज में राष्ट्रीय एकता और गौरव को साझा पहचान के साथ रेखांकित करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है। बिल्कुल आंचल, और साथ ही युवाओं में राष्ट्र भावना को जागृत करना जो कि बेहद ज़रूरी है। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और इतिहास का न सिर्फ हम सम्मान करें, उसका मान करें, बल्कि कैसे जो वो इतिहास था उसको सामने दोबारा लाने का जो प्रयास है उस तरीके से इसको देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो जान सके किस तरह का इतिहास रहा है, किस तरह की विरासत रही है, आज के समय में वो जान सकें। बिल्कुल, और क्योंकि ये खाली गीत नहीं है बल्कि राष्ट्र आंदोलन, राष्ट्रभक्ति से इसके जुड़ाव को रेखांकित किया जा रहा है और आज की युवा पीढ़ी के लिए इस बात को अपने स्मृति शेष में समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए संसद का आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक सदन में वंदे मातरम के साथ साथ दूसरे सदन में चुनाव सुधार पर चर्चा है। लोकसभा की बात की जाए तो आज चुनाव सुधारों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और खासतौर से संसद के मौजूदा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में ही विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी। इसके बाद सत्र के पहले दिन से इस पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया गया, जिसकी वजह से सदन में जो कामकाज है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष के नेताओं की बैठक भी ली, जहां 9 दिसंबर को लोकसभा में 10 घंटे चर्चा पर सहमति बनी और आज होने वाली बहस में सत्ता पक्ष के कई सदस्यों समेत कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी हिस्सा लेंगे और फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में इस पर जवाब देंगे। तो लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा, वहीं वंदे मातरम को लेकर चर्चा होनी है राज्यसभा में, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री करने वाले हैं और पक्ष विपक्ष सदस्य जो हैं यानी कि सांसद वो चर्चा में भाग लेंगे। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज का दूसरा दिन बहुत गहमा गहमी वाला होने वाला है। और ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन तमाम अपडेट्स के साथ। ऋषि, अगर शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो आर्थिक सुधारों के लिहाज से इसे बहुत अहम माना जा रहा है, लेकिन लोकसभा में जहां आज चुनावी सुधार पर चर्चा है वहीं वंदे मातरम को लेकर भी अपने विचारों को रखते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में शुरू के 2 दिन गहमा-गहमी और हंगामे की वजह से प्रभावित हुए थे। हालांकि सरकार ने कोशिश की थी कि कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बाद में एक सहमति बन गई कि हमें चुनाव सुधार के विषय पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले विपक्ष जो है चुनाव आयोग और उसकी कार्यप्रणाली एसआईआर जैसे मसलों को चर्चा का विषय बनाना चाहता था, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी भी संवैधानिक संस्था के कामकाज को लेकर चर्चा करना सदन में नियमों के विरुद्ध है। इस तरीके के तमाम हमारे सामने प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें कि लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम दूसरी संस्थाओं के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन चुनाव सुधार एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा हो सकती है, और ये एक बीच का रास्ता निकला, जिससे कि आज बेहद महत्वपूर्ण दिवस है, खासतौर से लोकसभा में, जबकि इस पर चर्चा होगी। और इस चर्चा की मांग विपक्ष पिछले सत्र में भी करता रहा था। अब इस चर्चा के दौरान क्या क्या बातें निकल कर आएंगी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है आज अगर हम देखें तो, क्योंकि लंबे समय से चुनावों को लेकर जो तमाम बातें अब तक विपक्ष की तरफ से रही हैं, सत्ता पक्ष ने उसका जवाब दिया है, उसको एक जिसे कह सकते हैं कि देश के सामने अब सभी पक्षों का एक औपचारिक पक्ष भी होगा, क्योंकि सदन के अंदर जो आप बात कहते हैं वो देश के सामने एक आपका जो पूरा पहलू है उसको प्रदर्शित करता है। क्योंकि रैलियों में क्या कहना है, भाषणों में क्या कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है, इससे इतर जब आप सदन में क्या कहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के लिए ये भी देखना होगा कि आज वो किस सीमा तक, किस हद तक, किस तरीके से अपनी बातों को रखकर चुनाव आयोग या किसी और पर अपना वक्तव्य रखते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। और इस पर देखना होगा कि क्या क्या पक्ष सामने आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वंदे मातरम का जो विषय है उस पर भी राज्यसभा में जैसे कि चर्चा है, दोनों ही मुद्दों पर 10-10 घंटे की चर्चाएं हैं, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि गहमा गहमी है। और उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर आरोप और हमलावर है। और यहाँ आज देखना होगा कि लोकसभा में क्या स्थिति होती है। जी ऋषि, लेकिन अगर देखा जाए जो एक हम विशेष चर्चा की बात कर रहे हैं, सार्थक चर्चा, और खासतौर से जब चुनाव की बात की जाती है, वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करें खासतौर से, उसको लेकर या एसआईआर में और किस तरह के जो प्रावधान है इनको लेकर क्या कुछ और अहम चर्चा जो है आज वो देखने को मिलेगी हमें? बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से अब तक चुनावों को लेकर जो मुद्दे हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे के समाधान के बाद जिस तरीके से सरकार विधेयक लेके आई है, इस समय जेपीसी के पास ये दोनों ही विधेयक जो है स्क्रूटनी के लिए हैं, जिसमें संविधान का संशोधन भी है। और बड़ा मसला है ये, क्योंकि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि एक ही समय पर चुनाव विधानसभा और लोकसभा के होते हैं, और उसके बाद पंचायतों के चुनाव भी तय समय पर कर लिए जाते हैं, तो इससे जो मुल्क में जो राजनीतिक माहौल है उसमें एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा कि हम किस तरीके से अब हर समय जो चुनाव की बात होती है, आज इस राज्य में चुनाव है, कल वहाँ चुनाव है, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, तो चुनावमयी जो हमारा जो वातावरण है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। निश्चित तौर से जनता के सामने विकल्प रहना चाहिए चुनाव का, और रहेगा, लेकिन वो हर समय नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो राजनीतिक पक्ष हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिहाज से कामकाज करने में या मुद्दों को रखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हमने देखा है कि एक चुनाव आधारित राजनीति बन गई है, जबकि देश की राजनीति होनी चाहिए विकास आधारित, और जनता अपने नुमाइंदगी को चुनने के बाद ये तय कर दे कि आप 5 वर्ष के लिए कामकाज करिए। इसी वजह से इस संविधान संशोधन में ये भी शामिल होगा कि अगर सरकार गिरती है, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो प्रावधान किए जाएंगे, कि अगर सरकार गिरती है, क्योंकि सरकार संसदीय हमारी प्रणाली है, जिसके पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार गिर ही जाएगी। ऐसी स्थिति में जो अगला चुनाव होगा उस पर अभी सरकार ने जो अपने विधेयक में रखा है कि जो बचे हुए समय के लिए होगा, ताकि अगली बार जो चुनाव होगा वो विधानसभाओं के चुनाव के साथ ही हो जाए, या किसी विधानसभा में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें भी यही प्रावधान हो गया। क्योंकि अभी तक हम अपने जो विधानसभा है या लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है उसमें किसी भी तरीके का तब्दीली करने का संविधान में प्रावधान नहीं है। सिर्फ एक समय प्रावधान ये रहा है, वो है आपातकाल का। और आपातकाल के दौरान जब हम अपने कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसी बात का फ़ायदा, या फ़ायदा कहा जाए, ये इसकी संभावना कही जाए, सरकार ने खोज ली और कहा कि ये संविधान में
इसकी रिजिडिटी नहीं है जी। अगर रिजिडिटी होती तो जो आपातकाल है उस समय इसको बढ़ाने का प्रावधान नहीं होता। इंदिरा गांधी ने एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो इन सब चीज़ों पर भी विस्तार से चर्चा होगी जब चुनाव सुधारों की बात होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव हमारे बहुत बड़ा लोकतंत्र की एक ज़रूरत है और उसके बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। तो ये जो चर्चा है मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो विधायी कामकाज के लिहाज से आज का दिन जब हम संसद के दोनों सदनों की बात करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, और क्या कुछ खास रहेगा, ना सिर्फ कार्रवाई की अगर बात की जाए बल्कि खबरों में और क्या खास है बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात कर लेते हैं खबरों में केरल से जुड़ी हुई, जो आज पहले चरण के लिए स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। आज 11,168 वार्ड्स में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 11 दिसंबर को होगा और मतगणना 13 दिसंबर को की जाएगी। आपको बता दें मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, मथिरा, अलपुझा, कोट्यम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में चुनाव हो रहा है। साथ ही इस बार कुल 75,643 उम्मीदवार स्थानीय निकाय वार्डों के लिए चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अब बात इंडिगो संकट से जुड़ी हुई, जिस पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है। राममोहन नायडू ने स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए कल सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एयरलाइन संचालन और यात्री उन्मुख सेवाओं की जांच के लिए हवाई अड्डों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नायडू ने कहा कि यात्रियों से बातचीत के माध्यम से प्राप्त फीडबैक सहित पहचान गई सभी कमी को तुरंत दूर किया जाना है। केंद्रीय मंत्री ने सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि इंडिगो की गलती साबित होने पर इंडिगो के मार्गों में कटौती की जाएगी। हवाई इंडिगो संकट पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA 3 दिसंबर से सभी हवाई अड्डों पर जो स्थिति है उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। साथ ही मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एयरलाइन संचालन और यात्री उन्मुख सेवाओं की जांच के लिए हवाई अड्डों का दौरा करने का निर्देश दिया गया। यात्रियों से बातचीत के माध्यम से प्राप्त फीडबैक सहित पहचान की गई किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जाना है। वहीं इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक से अब कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। मुकुल, और वहीं इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हो रही भारी असुविधा के बीच विमानन सुरक्षा नियामक यानी DGCA ने इंडिगो से शो कॉज नोटिस का जवाब मिलने की पुष्टि की है।
नियामक ने स्पष्ट किया कि एयरलाइन के जवाब की जांच के बाद उचित एक्शन लिया जाएगा। इंडिगो ने अपनी प्रतिक्रिया में यात्रियों को हुई भारी असुविधा और कठिनाई के लिए गहरा खेद व्यक्त किया और वो पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी है। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो के सीईओ और सीओओ द्वारा हस्ताक्षरित जवाब सोमवार शाम को सौंपा गया था। एयरलाइन ने अपनी सफाई में तकनीकी खामियों, मौसम और नए रोस्टरिंग नियमों सहित कई कारकों का हवाला दिया है। एयरलाइन ने इस संकट के सटीक कारणों का पता लगाने में असमर्थता जताई। हालांकि इंडिगो ने रूट कॉज एनालिसिस के लिए 15 दिन का समय भी मांगा है। तो फ्लाइट का जो रद्दीकरण का मामला है, इंडिगो ने इस पर माफ़ी मांगी है। शो कॉज नोटिस में उन्होंने रीबूटिंग और ऑपरेशनल हजार्ड्स का जिक्र किया। FDTL जिस तरह से रोस्टरिंग को लेकर नए नियम डीजीसीए ने बनाए थे उसका भी हवाला दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है और किस तरह से ये क्षमा प्रार्थी होना, क्या उनकी तमाम असुविधाओं का जवाब है, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं तमाम अपडेट्स के साथ मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहित, साफ तौर पर क्षमा मांगना जो तमाम यात्री हैं जिन्हें असुविधा हुई, कठिनाई हुई, ये उसका जवाब नहीं है। ऑपरेशनल हजार्ड से और अपनी प्रणाली को दुरुस्त ना कर पाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इंडिगो। बिल्कुल जिम्मेदार है अंचल। और आप देखिए कि 1 तारीख से लगाकर 7 तारीख के बीच में देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जिस तरीके से पैसेंजर्स को, मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके लिए ये माफ़ी नाकाफ़ी है। पर यही वजह है कि अब इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच हो रही है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। और अभी सुबह ही समीर कुमार सिन्हा, जो कि मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसकी एक विस्तृत जाँच कर रहे हैं और यात्रियों का जो सामान है उनके पते पर पहुँचाया जा रहा है। और आप समझिए कि लगभग 95% से ज़्यादा जो बैगेज हैं ऐसे तमाम यात्रियों के एड्रेस पर पहुंचाए जा चुके हैं। और अब इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है कि हमने पूरी तरीके से चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है और आज भी 1800 से ज़्यादा अलग अलग जो फ्लाइटें हैं, जो उड़ानें हैं, वो संचालित हो रही हैं। और अब इंडिगो ये कह रहा है कि जो भी तकनीकी दिक्कतें हुई हैं, जो भी और खामियां हुई हैं, हम भी उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपने देखा कि मंत्रालय ने अपने स्तर पर जिस तरीके से कमेटी बनाई, उसकी जांच चल रही है, नोटिस भेजा गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं कि सरकार संजीदा है और इंडिगो ने ये जो लेट लतीफ़ी की, जो खामियां की, जो गलतियां की, उसकी भी कहीं ना कहीं उस पर एक्शन होगा। कल भी आपने देखा कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के तहत जितने भी अधिकारी हैं वो इस पर नज़र बनाकर रखे हुए थे। इसके अलावा राम मोहन नायडू ने भी कल राज्यसभा में जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमें इस चीज़ का दुख है। हम जानते हैं कि यात्रियों के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण ये समय था। और आप समझिए कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यात्रियों के बैगेज पहुंचाए जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो रिफंड है उसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। और मैं कल भी एयरपोर्ट पर ही था, परसों भी एयरपोर्ट पर था। और आप समझिए कि IGI एयरपोर्ट पर जो अब से लगभग 4 तारीख और 5 तारीख को स्थिति थी, वैसी स्थिति अब नहीं है। लोग काउंटर्स पर आ रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर रहे हैं, ऑनलाइन भी रिफंड भर रहे हैं, उसके अलावा काउंटर से भी भर रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। अब आप समझिए कि ये जो एयरपोर्ट टर्मिनल 1, IGI एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है, जहां पर 2, 3, 4 और 5 तारीख में स्थिति नियंत्रण से थोड़ी बाहर हो रही थी। लेकिन आज आप देखिए सब कुछ सुचारू तौर पर चल रहा है, सब चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। यात्रियों में कोई दिक्कत जैसी चीजें नहीं आ रही हैं। जो अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जहां जिनको जाना था वो जा रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी हैं पीयूष, वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर चेकिंग की प्रक्रिया है वो भी सुचारू तौर पर चल रही है। यात्री पहले की तरह ही अपने गंतव्य स्थानों पर चलने के लिए, यात्रा करने के लिए, उड़ाने भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल मोहित, लेकिन इस बीच क्या आज भी इंडिगो की तरफ से जो अलग अलग डेस्टिनेशन है उनके लिए कोई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, तो उसकी कोई सूचना अभी तक दी गई है या नहीं? बिल्कुल, एक जो सूचना है उसके तहत जो जयपुर में एक फ्लाइट है इंडिगो की, उसकी जानकारी सामने आ रही है कि वो फ्लाइट रद्द हुई है। और इसके अलावा कहीं कुछ और जगहों पर कुछ जो खामियां हैं उसको भी इंडिगो अपने स्तर पर सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो स्थिति मैंने पहले ही कहा 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख और 6 तारीख में बरसपत जारी थी, वैसी स्थिति आज कम से कम नहीं है। यही वजह है कि यात्रियों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली, सहूलियात वाली और कहीं ना कहीं
कहीं उनकी यात्रा को सरल और सुखद बनाने वाली खबर है। इस बीच में मैं आपको एक और बात बताऊं कि सरकार ने, आपको पता है, कल ही मंत्रालय में अपनी तरफ से निर्देश जारी कर दिए थे। उसके अलावा कल आपने केंद्रीय मंत्री को भी राज्यसभा में सुना कि 4 अलग अलग स्लैब बनाए हैं। उसके तहत जो फेयर कैपिंग है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान कुछ जो दूसरी एयरलाइंस हैं उनके जो फ्लाइट के किराए थे काफी बढ़ गए थे, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें फेयर कैपिंग की है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, आज ही सुबह मंत्रालय के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जो 500 किलोमीटर तक की यात्राएं हैं उसके लिए मिनिमम किराया 7500 रुपए रखा गया है। इसी तरीके से जो आप समझिए कि 1500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्राएं हैं उसके लिए 18,000 रुपए न्यूनतम किराए की कैपिंग की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए एक सुकून देने वाली, सहूलियत देने वाली खबर है, जिससे यात्रियों को कम से कम राहत तो मिलेगी। तो एक तरफ आप संचालन सही से हो रहा है, दूसरी तरफ फेयर कैपिंग हो रही है, तीसरी तरफ यात्रियों को उनका सामान समय से पहुंचाया जा रहा है, और चौथे दिन आप ये समझिए कि जो राहत वाली खबर है वो ये है कि यात्री अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो लोगों ने, मेरे अलग अलग लोगों के ट्वीट्स भी देख रहा था, जिन लोगों ने इंडिगो ने से यात्रा की है या जो यात्री एयरपोर्ट पर हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ, अब हमें कहीं ना कहीं सुकून। बिल्कुल, हर कोई मोहित इस राहत का इंतजार कर रहा था, आखिर कब तक ये जो राहत है मिल पाएगी, और वही उसकी ही जो बानगी है शायद अब नजर भी आ रही है सरकार की सख्ती के बाद। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसा माहौल हो गया था मुकुल कि आप अगर मान लीजिए लंदन जाना चाहते हैं तो आपका एयर फेयर जो है वो 75,000 रुपये के आसपास, अगर उसमें आपका टू एंड फ्रो। लेकिन अगर आप दिल्ली से लखनऊ की बात कर रहे हैं या बॉम्बे की, उसका भी इतना ही पैसा एयरलाइन कंपनीज चार्ज कर रही थी इंडिगो के इस पूरे संकट के दौरान। और ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, जिसका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस बारे में भी संज्ञान लिया गया मंत्रालय द्वारा, और अब लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं जिस तरह से सरकार ने सख्ती दिखाई है। बिल्कुल, और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। तो काशी तमिल संगमम का जो ये चतुर्थ समूह है वो सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम में पारंपरिक और भव्य स्वागत का हमने साक्षी देखा उसे, और काशी विश्वनाथ मंदिर के शास्त्रियों ने अतिथियों का अभिनंदन पुष्प वर्षा, डमरू वादन और वेद ध्वनि के साथ किया। इस दौरान तमिलनाडु से आए अतिथियों ने हर हर महादेव और वणक्कम काशी के जयघोष के साथ श्री विश्वेश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। स्वागत के बाद अतिथियों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण कर धाम की ऐतिहासिकता, स्थापत्य और नई सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। भ्रमण पूर्ण होने के बाद मंदिर द्वारा संचालित अन्य क्षेत्र में अतिथियों के लिए दोपहर के भोजन की विशेष व्यवस्था की गई। यह कार्यक्रम काशी और तमिल परंपराओं के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने वाला साबित हुआ। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। काशी के नमो घाट पर इन दिनों गंगा घाट और स्नान से ज़्यादा तमिल शिक्षण जो है वो लोकप्रिय हो रहा है। बिल्कुल, जहां तमिल शिक्षक घाट पर आने वाले लोगों को लगातार तमिल के शब्दों से न केवल परिचय करा रहे हैं बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के दिलों को भी जोड़ रहे हैं। काशी के नमो घाट से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के तहत वाराणसी का तमिल संगठन नमो घाट पर एक अनोखी पहल कर रहा है। संगठन यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तमिल भाषा सिखाने का काम कर रही है। नमो घाट पर आने वाले लोग भी इस पहल से काफी आकर्षित हो रहे हैं। भाषा, संस्कृति और संवाद का यह संगम गंगा तट पर एक नई पहचान बना रहा है। बच्चे हैं और टूरिस्ट लोग हैं ना, वो लोग भी आते हैं। इंटरेस्टली वो लोग आके पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, हम भी जवाब देते हैं उन लोग का। बहुत अच्छा लग रहा है सर। भाषा सीखने का एक पहले सवाल पूछते हैं, मतलब ये एक आप ये तमिल में कैसे बोलेंगी, नहीं है ऐसे पहले सवाल, वो सवाल ऐसे सिखाएंगे तो जल्दी एक भाषा सीखेंगे। नमो घाट पर तमिल शिक्षण का पाठ एक सकारात्मक सांस्कृतिक बदलाव है, जहां तमिल भाषा और उसके शब्द उत्तर भारत में नए रिश्ते की नींव रख रहे हैं। ये कोई औपचारिक कक्षा नहीं, बस एक खुला, सहज, दोस्ताना माहौल। वहीं घाट पर चलते फिरते तमिल भाषा की जानकारी प्राप्त करना स्थानीय लोगों के साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक सुखद अनुभव है।
तमिल शब्दों को सीख लेने की जिज्ञासा स्वतः ही लोगों को यहाँ ले आती है। ये बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तमिल में कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनको सीखने में हम लोगों को आसानी रहती है कि कोई बात है कैसे कहा जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। बात करने में अगर ऐसे कोई सिखाएगा तो अच्छे से हम लोग सीख सकते हैं। वर्णमाला में कुछ शब्द हैं उनको दिखाया और जानवरों के नाम भी दिखाए जिससे कि सीखने में आसानी रह सकती है। जो तमिल से लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, मतलब अदर सिटी में आओ लैंग्वेज चेंज होती है, तो अगर वो किसी से पूछ रहे हैं तो अगर हम लोग को पता है तो हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, इस बारे में उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ जाओ, इसका मतलब वो होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको। यह पहल सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं, यह दो प्राचीन संस्कृतियों का संवाद है, एक ऐसा संवाद जो काशी की आत्मा में विविधता को और गहरा कर रहा है। तमिल सिखाने वालों का कहना है कि यहाँ रोजाना मिनी सेशंस हो रहे हैं, जहाँ कोई भी बैठे बैठे तमिल के शब्द, वाक्य और भाव सीख सकता है। नमो घाट पर तमिल सीखने की यह छोटी सी कोशिश लोगों के चेहरे पर मुस्कान और दिलों में अपनापन भर रही है। काशी तमिल संगमम 4.0 इन दिनों सिर्फ संस्कृति का उत्सव नहीं बल्कि भाषाओं का सेतु भी बन रहा है, जहाँ गंगा की तरह बह रहा है संवाद, सीख और एकता का संदेश। काशी और तमिल की जो साझा संस्कृति है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो हमारे महामंत्र है उसको कई तरीके से एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी, नमो घाट। तो लगातार उत्तर और दक्षिण के मिलन की जब हम बात करते हैं उसकी एक बेहतर तस्वीर काशी में नजर आ रही है और इसी के लिए आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं काशी के हनुमान घाट का, जहां से हमारे संवाददाता हरिकेश गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से लगातार काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की अगर बात की जाए, 4 ग्रुप्स जो अभी तक आ चुके हैं, किस तरीके से लगातार ये जो संगमम है ये हम कह सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मुकुल आपको और आंचल को वड़क्कम काशी। मैं हनुमान घाट पे हूँ, जैसा कि आपने बताया भी, और जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से जो चौथा समूह आया है, कल उन लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, उसके बाद वहाँ पे प्रसाद लिया और नमो घाट का जिसका जिक्र कर रहे थे उसका अगला जो डेस्टिनेशन होता है इस समूह का वो नमो घाट ही होता है। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं इनके लिए, जिसमें काशी के कलाकार भी अपनी दिखाते हैं प्रतिभा, अपनी रचनात्मकता, और तमिलनाडु से जो आए हुए हैं वो भी अपने जो पारंपरिक शैली में नृत्य है, गायन है, उसका प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद जो क्रूज से ये यात्री गंगा घाट, गंगा आरती देखते हैं और जब बताते हैं कि किस तरह से उनके लिए ये अद्भुत है, दिव्य है, जो ये घाटों के माँ गंगा के गोंद में दर्शन कर पा रहे हैं क्रूज के माध्यम से। यहाँ मैं हनुमान घाट पे हूँ। इनका जो आज का दिन शुरू हुआ वो यहाँ पे गंगा स्नान से शुरू हुआ और कई जो तमिलनाडु से आया समूह है, ये इस बार कृषि से जुड़े हुए लोगों का समूह है। तो इन लोगों से जब मैंने पूछा कि स्नान का, तो जो स्नान का महत्व उत्तर में है, उत्तर भारत में है, ऐसा ही महत्व जो है दक्षिण भारत में भी है। और उन लोगों ने बताया कि किस तरह से यहाँ से गंगा जल ले जाके वो लोग जो यहाँ के लोग हैं वो रामेश्वरम में भगवान शिव को चढ़ाते हैं, जिनको राम स्वामी वहाँ पे कहते हैं, और वो लोग वहाँ से बालू ले आकर प्रयागराज में जो संगम है वहाँ पे संगम तट पे भगवान शिव का लिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये जो काशी तमिल संगमम चल रहा है ये निश्चित रूप से उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का कार्य कर रहा है, उनकी सभ्यताओं को, संस्कृति को किस तरह से उकेर रहा है। इसके साथ ही उन लोगों ने बताया कि महर्षि अगस्त्य ने किस तरह से यहाँ काशी से जाकर तमिल भाषा में अपना योगदान दिया है, उसको वहाँ पे कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय को उन्होंने सिखाया कि तमिल भाषा जो है, और जो महर्षि ऋषि हैं उनके नाम पर एक कार रैली भी चली है वहाँ से, जो 10 तारीख को यानी कल यहाँ पे पहुँचेगी। तो इस बार जो थीम है उसमें एक कार रैली भी शामिल है जो तमिलनाडु से चल के काशी आ रही है। और जो आओ तमिल सीखें, जो आप एक रिपोर्ट दिखा रही थी कि किस तरह से नमो घाट पर जो है तमिल सिखाने का प्रयास हो रहा है, स्टॉल लगा हुआ है, और जो लोग यहाँ के हैं या जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि तमिल सीखें। तमिल भाषा, चूँकि ये जो मैं हनुमान घाट पे जहाँ खड़ा हूँ इसको जो है मिनी तमिलनाडु कहा जाता है काशी में, और यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती जी
का वह निवास और मिनी तमिलनाडु के लिहाज से देखा जाए हरिकेश, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक अनुपम तस्वीर को भी पेश करता है जब हम बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए सीधे हनुमान घाट से। तो देखा आपने कैसे काशी में लगातार अगर दक्षिण की जब हम बात कर रहे हैं उत्तर दक्षिण का जो मिलाप होता नजर आ रहा है। और भी खबरें हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। स्वागत। और आइए अब बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी तमाम दिलचस्प खबरों की हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट के जरिए, जहां हम तमाम खबरों को लेकर आते हैं आपके दिलचस्प अंदाज में। और पहली खबर हम जो ले रहे हैं वो ये है कि जब हम DNA की बात करते हैं, अब जो DNA की रिपोर्ट आने में वक्त लगता था, अब 45 मिनट में ये DNA जांच की रिपोर्ट आपके समक्ष आ जाएगी। ISR मोहाली के स्टार्टअप इंडॉक्स सॉल्यूशंस ने इसे तैयार किया है। ये तैयार की है विशेष किट, जिसके ज़रिए 45 मिनटों में आपके पास DNA की रिपोर्ट होगी। और इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए 60 से 70% की कमी आएगी जो हम खर्चे की बात करते हैं। साथ ही साथ इस अनुसंधान से अब जिस रिपोर्ट्स के लिए ज़्यादा समय लगता था उसमें भी कमी आएगी। और इस कार्य को पूरी तरह सफल कर बनाने के लिए इस किट को अभी कई वो रिसर्च और डेवलपमेंट फेजेस में है, इसे मार्केट में उतार दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं मुकुल। बिल्कुल, जो अगली खबर है वो बता रही है कि कैसे देश में अब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर से गोकुल से वृंदावन तक की अगर बात की जाए तो 22 किलोमीटर का जो एक रास्ता है, जलमार्ग जो है वो तैयार हो चुका है, जिसमें जो छोटे जहाज या जो नाव है उसमें आप अगर जाएंगे तो आप सफ़र कर सकेंगे। करीब 18 करोड़ रुपए इस जलमार्ग पर खर्च किए गए हैं और ख़ासतौर से 8 घाट जो हैं उन पर यात्रियों के लिए सुविधा होगी। जो जेटी हैं वो बनाई गई हैं, जिससे चढ़ने उतरने की जो व्यवस्था है वहाँ पर की गई है। तो अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर तो करीब 2 घंटे का समय है जो कि इसमें लगेगा और इस दौरान करीब 22 किलोमीटर की जो यात्रा है गोकुल से वृंदावन तक की, वो आप पूरी कर पाएंगे। तो एक नया अनुभव जो है वो आपको यहाँ मिल सकेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। बिल्कुल, और ये अगली खबर है कि किस तरह से जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो ऐसे में जो डीजल का धुआं है वो आपके दिमाग को कमज़ोर कर रहा है। ये एक शोध सामने आया है, क्योंकि जल वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है अक्सर हम मानते हैं कि वो हमारी सांस की नली की प्रक्रिया को कमज़ोर करता है, हमारे लंग्स पर इफेक्ट करता है। लेकिन धुएं के अगर असर की हम बात करें जो कि डीजल से निकलता है, वो दिमाग की प्रतिरक्षा कोशिकाएं माइक्रोग्लिया को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं इन कोशिकाओं के कमज़ोर होने से जो आपकी स्मरण शक्ति है उस पर भी असर पड़ता है। और ये प्रमुख शोधकर्ता सोवी ऑटनैन ने साफ तौर पर कहा कि ये जो अवरोध है
सोचने की क्षमता, स्मरण शक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिहाज से प्रदूषण पर रोक लगाना, मां प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना इस वक्त सबसे अहम है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ भी, जो कि राजधानी दिल्ली से हम कह सकते हैं जुड़ी हुई है। दिल्ली की सर्दी का जो इंतज़ार है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। आपको सुबह के वक्त ज़रूर थोड़ा जो तापमान है उसमें ठंडक महसूस होती होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है यानी दोपहर के समय तक जो तापमान है वो सामान्य स्थिति में नज़र आता है। और उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि अब आने वाले दिनों में भी, अगले हफ्ते की भी अगर बात की जाए तो कड़ाके की जो ठंड है वो अभी नहीं पड़ेगी। साथ ही शीतलहर के भी आसार नहीं हैं, क्योंकि जो तापमान है वो लगभग सामान्य बना रहेगा। हालांकि कल हमने देखा था किस तरीके से सामान्य तापमान के मुकाबले वो अधिक भी गया था, लेकिन अब जो अगर बात की जाए कल से आने वाले जो 2 दिन है इसमें न्यूनतम तापमान जो है वो करीब सामान्य के आसपास रहेगा। तो बहुत ज़्यादा जो ठंडा है वो आपको महसूस नहीं होगा अगले सप्ताह तक। फिलहाल इस तरह का जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने जताया है। तो ये तो बात हुई आज के स्पेशल रिपोर्ट सेगमेंट की। अब बढ़ते हैं आगे आंचल। बिल्कुल, अब बात करते हैं अखबारों के जगत से नई तकनीक पर डालते हैं नज़र, देखते हैं हमारे टेक टॉक में ख़ास आपके लिए क्या है। और अगर हम टेक टॉक का जिक्र करते हैं तो बात करते हैं आपके यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इस यूपीआई की जो लेन देन की प्रणाली है उसको स्वीकृति देते हुए कहा कि इसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है उसके रूप में से मान्यता दे दी गई है आईएमएफ के द्वारा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल में लिखित उत्तर में ये कहा कि इस तथ्य को आईएमएफ की जून 2025 की बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान इंटर ऑपरेटिबिलिटी की वैल्यू रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा एसीआई वर्ल्ड वाइड की प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान प्रणाली में 49% हिस्सेदारी और 129.3 अरब के लेन देन के साथ यूपीआई वैश्विक सूची में शीर्ष पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर 2025 तक टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में पीआईईटीएफ के माध्यम से लगभग 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग 6.5 करोड़ व्यापारियों के लिए कुल 56.86 करोड़ क्यूआर स्थापित किए जा चुके हैं। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। अंदाज रहेगा फटाफट। श्रीलंका में चक्रवात दितवा के बाद राहत और पुनर्निर्माण के बीच भारत का ऑपरेशन सागर बंधु बड़ी उम्मीद बनकर उभरा। विदेश मंत्रालय ने एक्स के जरिए इस बात की जानकारी साझा करते हुए लिखा, ऑपरेशन सागर बंधु यानी कनेक्टिविटी को फिर से जोड़ना और उम्मीद को फिर से जगाना है। दितवा की तबाही के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी टूटी हुई सड़कों को मरम्मत और कटे हुए इलाकों तक पहुंच को बहाल करना। और इसी मिशन को आगे अब बढ़ा रही है भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ मिलकर देशों के प्रमुख सड़क मार्गों की कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी हुई है। यह प्रयास चक्रवात तितवा से हुई भारी तबाही के बाद लोगों की आवाजाही और राहत कार्यों को सुचारू करने के लिए किया जा रहा है। वहीं क्लिनोची के A35 हाईवे पर क्षतिग्रस्त ढांचों को हटाने का काम जारी है और एक बेली ब्रिज का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इस पुल के कंपोनेंट्स को भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से श्रीलंका एयरलिफ्ट किया गया ताकि बहाली का काम बिना देरी के तेजी से शुरू हो सके। भारत द्वारा किया जा रहा यह सहयोग दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। और उत्तरी जापान में कल देर रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण 23 लोग घायल हो गए और प्रशांत तटवर्ती इलाकों में सुनामी आ गई। भूकंप के बाद के झटके आने और अत्यंत शक्तिशाली भूकंप के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी गई है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा तेज, इसे लेकर लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आवास पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ अहम बैठक में यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों ने कीव के साथ मजबूत समर्थन को दिखाया। चीन और जापान के बीच तनाव एक बार फिर चरम सीमा पर पहुंच गया है। जापानी रक्षा मंत्री ने चीनी सेना पर अपने विमानों को रडार से लॉक करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे जापान की चाल बताया। और बात कारोबार जगत की, हमारे खास सेगमेंट बिजनेस ब्रीफ में देखते हैं अंदाज फटाफट।
देश के कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों से जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 48% से ज्यादा हुई। सरकार के अनुसार व्यापक जीएसटी सुधारों से एमएसएमई को मिली मजबूती। देश ने चालू वित्त वर्ष में रक्षा उत्पादन को 1.75 लाख करोड़ रुपए और 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत की स्थिति ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूत होगी। आईएमएफ ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड और मिजोरम स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड ने राज्य के कृषि उत्पादों के विपणन और निर्यात को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक के बाराबती स्टेडियम में 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारत वनडे सीरीज 2-1 से जीत चुका है और टी20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला आज शाम 7 बजे। टॉस 6:30 बजे। टी20 सीरीज के पहले मैच में उपकप्तान शुभमन गिल, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के बाद करेंगे वापसी। भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि अगले साल होने वाले घरेलू टी20 विश्व कप से पहले टीम संयोजन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भारतीय टेस्ट क्रिकेट संघ ने 3 मैच की आगामी टी20 सीरीज के लिए टीम की जर्सी का किया अनावरण। 10 से 13 दिसंबर तक यूएई के शारजाह में खेली जाएगी। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत आज चिली सैंटियागो में उरुग्वे से खेलेगा। मैच आज रात 10 बजे शुरू होगा। महिला टीम ने कल अपने आखिरी क्वालिफिकेशन मैच में वेल्स को 3-1 से हराया था। फीफा ने अगले साल होने वाले विश्व कप के हर मैच में दोनों हाफ में 3 मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक रखने का लिया फैसला। रेफरी मैच के प्रत्येक हाफ में 22 मिनट पूरा होने पर खिलाड़ियों के पानी पीने के लिए खेल रोकेंगे। फीफा का कहना है कि इस बदलाव से प्रसारकों को भी मिलेगा फायदा। और आइए बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई फिटनेस मंत्र में। बिल्कुल, और बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई, खासतौर पर गट यानी आपकी पाचन समस्याएं वो अगर हम देखें तो वह आज की आपाधापी की जिंदगी में आम है और काफी लोग इससे प्रभावित होते हैं। क्यों? बिल्कुल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका संबंध मस्तिष्क के स्वास्थ्य से हो सकता है? बेहतर स्वास्थ्य के लिए गट ब्रेन एक्सिस का ठीक होना आवश्यक है। मस्तिष्क पाचन तंत्र के अक्ष का महत्व क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाचन समस्याएं बेहद आम हैं और कई लोगों को प्रभावित करती हैं। कई मामलों में इनका संबंध मस्तिष्क से हो सकता है। हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंत्र तंत्रिका तंत्र को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। बेहतर स्वास्थ्य गट ब्रेन हेल्थ यानी आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आजकल का जो शोध है वो फोकस कर रहा है गट ब्रेन एक्सिस पे, क्योंकि गट में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम, ये जो पदार्थ पैदा करते हैं स्टमक में, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम हो तो हेल्दी ब्रेन भी रहेगा। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम के लिए ये जरूरी है कि हम प्रीबायोटिक्स भी लें और प्रोबायोटिक्स भी लें। भोजन का पाचन कैसा होगा, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी गतिविधियां केवल पाचन तंत्र अकेले तय नहीं करता। इसके लिए मस्तिष्क का सहयोग उपयोगी होता है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जो गट माइक्रोबायोम है ये इम्पोर्टेंट केमिकल्स या रसायन लिबरेट करता है, और ये लिबरेट जो केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पेट की जो खून की नलियाँ हैं उसके द्वारा जाते हैं ब्रेन को। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से दौरा आ सकता है, जिसकी वजह से लकवा आ सकता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, बिकॉज डिमेंशिया भी केमिकल प्ले है। एस्टाइल कोलिन केमिकल मेमोरी केमिकल है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो एस्टाइल कोलिन को बढ़ाते हैं। तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, मेंटल फंक्शन ऑल्सो। यदि आंत में समस्या हो तो मस्तिष्क को संकेत जाता है। यदि मस्तिष्क परेशान हो तो आंतों में संकेत भेज सकता है।
इसीलिए किसी व्यक्ति के पेट या आंतों की समस्या चिंता, तनाव या अवसाद के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रीबायोटिक्स में आपके मिलेट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है, और प्रोबायोटिक्स में आपकी जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जो नट्स होते हैं मुट्ठी भर रोज खाना, स्पेशली सर्दियों में, जैसे वॉलनट्स, बादाम, पिस्ता और काजू, मुट्ठी भर खाना ये बहुत अच्छा होता है। और फ्रूट्स जो होते हैं वो नियमित एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स और सैलड्स जो अच्छे से धुले हों, ये भी ब्रेन के लिए और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो गट ब्रेन एक्सेस को बेहतर रखें, जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे और आपका पाचन भी बेहतर बना रहे। बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य और अपने बेहतर पाचन स्वास्थ्य से समग्र स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में आप देखते हैं मिजाज मौसम कैसा है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान आपके शहर में। तो जाना आपने मौसम का भी हाल, और इसी के साथ ही वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आप बता दें, क्रिसमस का जो सीज़न है शुरू हो चुका है। खासतौर पर विदेशों में इसकी तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। तो आइए आपको छोड़ जाते हैं कुछ अहम झलकियों के साथ, और इन्हीं झलकियों का आप लुत्फ और आनंद उठाइए। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे